हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप हमारी ये सीरीज अब एग्जाम तक प्रतिदिन आपको मिलने वाली है। और जैसा कि जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत कि परीक्षा जनवरी या दिसंबर और के लास्ट और जनवरी में प्रस्तावित, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो अगर उसी क्रम में परीक्षा का कोई भी ये कार्यक्रम जारी होता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये श्रृंखला आपके लिए है। तो ये निःशुल्क है आप सभी के लिए। और अगर आप हमारे इस कंप्लीट क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशली होगा, तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 1999 में सिर्फ ये आपको कोर्स मिलेगा और इसके तहत हम हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करेंगे रिवीजन के तौर पे। और जो भी आपको हमारी पुरानी क्लासेस हैं जो डिटेल में पढ़ी हुई हैं, वो आपको इसमें वो क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो 5 दिसंबर से कोशिश है हमारी कि ये क्लास हमें स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और तब तक हम आपके लिए एक यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज, एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है उसका आप रिवीजन इससे कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला यानी कि जो विषय होगा वो आदिकाल। आदिकाल के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और ये पहली क्लास है हमारी, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की पहली क्लास को अपनी और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश की जो रचनाएं स्वीकार की हैं वह निम्न में से कौन सी एक नहीं है? हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति पताका या परमाल रासो? तो चलिए, इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, परमाल रासो। परमाल रासो को उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं के तहत स्वीकार नहीं किया है। हमीर रासो, विजयपाल और कीर्ति पताका ये रचनाएं अपभ्रंश के अंतर्गत स्वीकार की गई हैं। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, ज्यों ज्यों, प्रश्न कहता है, ज्यों ज्यों देश भाषा की ओर, ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्राप्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम शब्द संस्कृत शब्द लिखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो ये उपरोक्त कथन किसका है? राहुल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या रामकुमार वर्मा का? तो आपने अगर शुक्ल जी की बुक पढ़ी होगी तो उसके आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हमने लिए हैं तो जिससे कि हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा अगला, सिद्धों ने सिद्धि प्राप्ति के लिए, सिद्धों ने सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक वामाचार को अपनाया। कथन कहता है, कथन कहता है सिद्धों ने सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक वामाचार को अपनाया। तर्क कहता है इसलिए इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर अगर हम, तो इसके तहत हम यहाँ पर देखते हैं कि सही आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। यानी कि सिद्धों ने सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक वामाचार को अपनाया, ये तो सही है, लेकिन इसलिए इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दी गई, ये बात यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, आदिकाल में चरित काव्य के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? आदिकाल में चरित काव्य के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? दोहा या सोरठा की पद्धति अपनाई गई, दोहा चौपाई की अपनाई गई या सवैया की अपनाई गई, या इनमें उपरोक्त सभी पद्धतियां अपनाई गई? तो आदिकाल में ये इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? वो है दोहा चौपाई की पद्धति। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल में चरित काव्य के लिए दोहा और चौपाई की पद्धति अपनाई गई। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन हमारा कि शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों के पंच बिडाल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों के पंच बिडाल में, कारवा तरुवर पंच बिडाल करके आपने सुना होगा, तो इसमें आलस, हिंसा, अहंकार या विचिकित्सा, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? छोटी छोटी ये चीजें हैं और हम अगर थोड़ा सा
आपने पिछली बार देखा था ऐसे ही क्वेश्चन आए थे परीक्षा में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अहंकार है वो इस पंचविडाल के तहत शामिल नहीं है। आलस, हिंसा और विचिकित्सा इसके तहत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। जो सही आंसर है सी। यानी अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा, सोमप्रभ सूरी। ठीक है, मेरुतुंग हेमचंद विद्याधर्मेश का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमप्रभ सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा? प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा? सारंगधर, कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग या हेमचंद? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंध। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। ठीक है, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि जहाँ भाषा में परसर्ग रूप आए हैं, जहाँ भाषा में परसर्ग रूप आए हैं वहाँ से हिंदी का आरंभ माना जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों की ये एक सही पहचान होगी। हिंदी भाषा के प्रारंभ के विषय में ये बात किसने कही? ये कथन जो है ये किसका कथन हो सकता है? जहाँ 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 भाषा में परसर्ग रूप आए हैं वहाँ से हिंदी का आरंभ माना जाए, क्योंकि भारतीय आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों की यह एक सही पहचान होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, ये इंपॉर्टेंट कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है, अगला है नवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि आदिकालीन कवि धार्मिक ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के बंधुओं का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है और समाहार अंतहीन प्रक्रिया है। आदिकाल के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जाजगिरी रोशन, रामविलास शर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कथन है वो भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही ये आदिकाल के संदर्भ में कथन है। ठीक है, कुछ नए कथन भी हमने यहाँ पे लिए हैं। तो अगला हमारा 10वां प्रश्न कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी है? अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी है? हमीर रासो, विजयपाल रासो, पौमचरू या स्थूलभद्र राशि से? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमीर रासो से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हमीर रासो से मानी है। ठीक है, 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है, आदिकाल का समय निर्धारित करने वाले विद्वानों के विषय में आपको इसमें असंगत बताना है। राहुल जी ने आदिकाल का समय निर्धारित किया है 760 से 1300, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1000 से 1350, रामकुमार वर्मा ने 780 से 1480 और रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, असंगत कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो असंगत हो जाएगा रामकुमार वर्मा का है। ठीक है, ये यहाँ पर असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों की चर्या पद किस क्षेत्र में रचे गए? सिद्धों के चर्या पद किस क्षेत्र में रचे गए? पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उन्होंने सिद्धों के जो चर्या पद है वो कहाँ रचे गए? पूर्वी क्षेत्र में रचे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कवि का काम, क्वेश्चन कह रहा है कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवियों के कामों को साहित्य इतिहास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो उपरोक्त कथन किस साहित्यकार का है? जयशंकर प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या नंद दुलारे वाजपेयी? तो ये इंपॉर्टेंट जो कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां हमारा, परसर्गों की दृष्टि से, यहाँ परसों नहीं परसर्गों, ठीक है, परसर्गों की दृष्टि से, परसर्गों की दृष्टि से अपभ्रंश दर्श रासो अपभ्रंश तथा अवहट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। ठीक है, कथन कहता है परसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अवहट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, शिव सिंह सेंगर, नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये नामवर सिंह का कथन है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के भाषा के संदर्भ में नामवर सिंह का ये इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों के स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में बिखर कर आया। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में बिखर कर आया। उक्त कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, नामवर सिंह ने कहा,
या रामचंद्र शुक्ल ने कहा या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका भी हो जाएगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है। गेय शैली, पाठ्य शैली, चरित्र शैली या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो पाठ्य शैली में लिखा गया ग्रंथ है। 17वां क्वेश्चन कहता है कि पुरुष का कर्म क्षेत्र संयम जीवन में कैसे विशेषताएं उत्पन्न करता है। पृथ्वीराज रासो उसका उपजीव्य है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह बात किसने कही। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गौरीशंकर ओझा ने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ये इंपॉर्टेंट कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन हमारा कहता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। मतलब कौन सी ये बताना है। प्रथम धारा के तहत उन्होंने संस्कृत साहित्य की बात कही, दूसरी के धारा प्राकृत और अपभ्रंश की, तीसरी धारा हिंदी में लिखा जाने वाला साहित्य, डी सभी असंगत है या कोई नहीं। तो नगेंद्र ने ये जो वर्णन दिया, ये विवरण जो बांटा है इसमें सही सभी सही हैं जो ऊपर दिए गए हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न है हमारा, अगला कह रहा है कि इसके काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा में प्रवाहित करता है। उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है। प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा में प्रवाहित करता है। ये किस काव्य के विषय में बात कर रहा है। जयचंद्र प्रकाश, बसंत विलास, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जयचंद्रिका। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो हमारा वो यहाँ पर बसंत विलास के संदर्भ में है। ठीक है। तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बसंत विलास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्त भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों के रूढ़ प्रियता, कर्मनिष्ठता के साथ ही पूर्वी आर्यों के भाव प्रवणता, विद्रोही प्रवृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। किसने कही ये बात। भोला शंकर तिवारी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने या मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर समस्त भारतीय साहित्य में, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो के कृति में पाते हैं उसी प्रकार पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। उपरोक्त कथन आचार्य शुक्ल के इतिहास में आदिकाल के किस प्रकरण का है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4। तो यहाँ पर सही आंसर की हम बात करेंगे तो ये प्रकरण 4 में आचार्य शुक्ल ने ये बात कही है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो के विषय में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं। खुसरो के विषय में कौन सी बातें सही हैं, याद रखना, सही नहीं है नहीं पूछा, सही हैं। यानी पहला कैसा, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्म उपदेशक थे अतः उनकी बानियां पोथियों का सहारा लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस संदर्भ में कौन से कथन सही है। 1 या 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही या सभी सही है। तो इसके अगर हम लोग सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तीनों ही कथन खुसरो के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कही है और जो कि सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला 23वां क्वेश्चन कह रहा है पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई। पुष्पदंत के संदर्भ में ये बात किसने कही। रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो जो उपरोक्त कथन है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है रासो रचनाएं अभिनय तो नहीं पर प्रदर्शनी कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट की श्रेणी में आ सकती हैं। यानी रासो रचनाओं को परफॉर्मिंग आर्ट की श्रेणी में रखा किसने। रासो काव्य के संदर्भ में किसने ये बात कही। नंद दुलारी वाजपेयी, भारती हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये अगला भी इंपॉर्टेंट जो कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही ये महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर है। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का,
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्न में से कौन सी रचना लौकिक साहित्य की कोटि में नहीं आती? ढोला मारूरा दोहा, बसंत विलास, जयचंद्र प्रकाश या दोहा कोश? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोहा कोश जो है वो हमारा लौकिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आदिकाल के संदर्भ में जो हमारी सीरीज थी। इसके आगे के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम कल के क्लास में देखेंगे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं कल फिर महत्वपूर्ण ऐसे ही प्रश्नों के साथ। थैंक यू।